प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर का अंतिम क्लास। उम्मीद था आज यह तीसरा वीडियो है आपका, ये दूसरा चैप्टर का, और आज हम लोग इसको समाप्त कर दूंगा। ज्यादा नहीं, पहला चैप्टर भी हमने 3 वीडियो में समाप्त किया था, यह भी 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा बहुत ही सुंदर से। जो बच्चा नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। 1 to 1 जितना हम बता रहे हैं उससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इतना मुझ पर भरोसा रखिए। और यह भी यकीन रखिए दिसंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस हम लोग समाप्त करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण, जिसको आप साल्ट कहते हैं, इसको आप नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। हमने अम्ल और भस्म के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुका हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण। उससे पहले हम उम्मीद करता हूं कि मां सरस्वती की कृपा से आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। और कहते हैं सफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि जीवन में आपको कोई असफलता आ रहा है या कोचिंग में कोई आपको असफल घोषित कर रहा है तो इसको आप चुनौती समझ के इसको स्वीकार कीजिए और आप में क्या कमी रह गई है उसको सुधार करने की प्रयत्न कीजिए। तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। सफल व्यक्ति का यही कर्तव्य है, जो गलती है उसको सुधार करना, जो कमियां है उसको देखना। समझ गए? देरी ना करते हुए हम लोग आएंगे यहाँ पर। देखिए, आपको हम कल इससे पहले वाले वीडियो में, जो दूसरा चैप्टर का दूसरी वीडियो है, यह तो तीसरी है या अंतिम समझिए, ये जो बताए थे तांबा या पीतल के बर्तन में, तांबा को हम बता दिए थे गलती से कि जिंक को ही तांबा कहा जाता है, जैडेन, जो कि गलत है। जिंक अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जबकि यहाँ होना चाहिए कॉपर, Cu, कॉपर को ही हम लोग तांबा या पीतल कहते हैं। गांव देहात में इसको फुलही कहते हैं, फुलही। समझ गए? गांव देहात में कहते हैं फुलही का बर्तन। तो इस फुलही का बर्तन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, आपके परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में यह पूछा गया है कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि यह दही के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तांबा जो है पीतल का बर्तन जो है, दर्पण से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस निर्माण कर देता है, जो विषैले होता है। हाइड्रोजन गैस कैसा होता है? विषैले होता है, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ, दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। दही भी नहीं रखना चाहिए और ना ही कोई खट्टे पदार्थ रखना चाहिए कॉपर के बर्तन में, यानी तांबा के बर्तन में। इतना ही थोड़ा सा हम गलत बोल दिए थे। जिंक, इसके लिए सॉरी बच्चों। गलती होने का मुख्य कारण है कि देखिए, आपके लिए इतना मैं परेशान होता हूं कि हर समय बोलते रहता हूं। ऐसा नहीं 1-2 क्लास होता, मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, मैं नौकरी पर जाता हूं, वहां भी बोलना पड़ता है। यहाँ ऑफलाइन बच्चे 9, 10 सब है, उसको पढ़ाना पड़ता है। कई साल से चल रहा है यह संस्था, तो चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन तो अभी मैं शुरुआत किया हूं, लेकिन हम आपको भी छोड़ना नहीं चाहता। आपके लिए जल्द ही हम पूरा व्यवस्था करेंगे। कृपा करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपको यह मिल रहा है। देखिए, कितना मेहनत करके आपके लिए नोट बनाता हूं, टाइप करता हूं, टाइप करके इसको प्रेजेंटेशन बनाता हूं, उसके बाद बोर्ड पर पढ़ाता हूं और लिख के बताता हूं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा होता है कि किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए हो सके तो आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मनोबल बना रहे और आपको और भी ताजगी से मैं पढ़ा सकूं। देरी ना करते हुए हम लोग लवण के बारे में आज सीखेंगे। देखिए, लवण का परिभाषा क्या है। लवण वैसे पदार्थ को कहते हैं, चाहे वैसे आयनिक यौगिक को कहते हैं, जो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। इसके बाद क्या होगा? फलस्वरूप होगा प्यारे बच्चों, फलस्वरूप अम्ल और भस्म के अभिक्रिया कराएंगे न तो क्या बनेगा? लवण यानी नमक बनेगा। इतना याद रखें। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका, अम्ल प्लस भस्म लवण और जल बनाएगा। जैसे यह दोनों किसका? पोटासियम क्लोराइड
अम्ल लवण है, नमक है, लवण है, और यह भी NaCl यानी इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सो पढ़ने भी सीखिए, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, समझ गए। यह हम आपको पहले भी लिख लिख के समझाए हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं देखेंगे तभी। देखिए केस होता है पोटासियम, Cl होता है क्लोरीन। जब कोई यौगिक बन जाता है तो इसको क्लोरीन ना पढ़ के क्लोराइड पढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पोटासियम क्लोराइड। इसको पढ़ने के लिए सीखा कीजिए। यही चीज लेकर केमिस्ट्री भारी लगता है। देखिए आपको पढ़ा दिए, यह लवण किसे कहते हैं, आप डायरेक्ट लिखिएगा, अम्ल और भस्म के फल के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं, अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसी को हम लवण कहते हैं या नमक कहते हैं। जैसे ये अम्ल HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपको हम बताए हुए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। हाँ, और यह जो है आपका क्षार है, ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब याद रखेंगे तभी आप अच्छे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखिए जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो NaCl क्या हो गया, लवण है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, लवण है और जल का निर्माण करता है। ये H2 है, H2O क्या है, जल है। बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। कितना आसान केमिस्ट्री है, लेकिन आप लोग हवा बना देते हैं। हम आपको इससे पहले बहुत सुंदर से हम बताए थे। देखिए यह खट्टा पदार्थ NaOH को कड़वा पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह भस्म है, उदासीन कर दिया तो लवण हो गया। यहां भी आपको बताए थे, आपको हम बोले थे H3O+ रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन पढ़ेंगे, यह सब पढ़ाए थे। आप अगर पीछे अगर नहीं देखे हैं, CO3 को कार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट, इसको देखिए लिख लिख के बताए। जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी लवण है। इसको देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको इतना बड़ा को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा गया है। समझिए HCl को नहीं लिखे हैं, कई बार पहले लिखा गया है। ये आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और आप फिगर भी नहीं दे चाहेंगे तो हम बगल में फिगर दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब हो। आराम से बिना फिगर को देखिए। मेरा फिगर आप जरूर देखिएगा, फोटो तो थंबनेल में लगा हुआ है। उसके बाद जल्द ही वीडियो अथी पर लाएंगे डिजिटल बोर्ड पर, आप देखते रहिएगा। लेकिन तत्काल आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, आप बढ़िया कीजिए, आप अपने जीवन में खुशहाली लाइए। समझ गए, यही मेरा मनोकामना है। आगे बताते हैं। देखिए अम्ल हम आपको बता दिए, लवण आपको बता दिए। अब हम लवण के देखिए गुण को कुछ बताएंगे। देखिए अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण 3 भागों में बटा गया। लवण को कितना भाग में बटा गया, 3 भाग में। पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है भस्मिक लवण और तीसरा है सामान्य लवण। देखिए नाम से ही पता चल रहा, अम्लीय लवण, जिसमें अम्ल ज्यादा हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं, जिसमें भस्म ज्यादा हो उसमें भस्मीय लवण कहते हैं, जिसमें दोनों बराबर हो उसे सामान्य लवण कहेंगे। बस इतना ही इसका परिभाषा होगा। देखिए अम्लीय लवण का परिभाषा, देखिए अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर हम 3 प्रकार बताए हैं। जो अम्लीय हो उसे अम्लीय लवण, जो भस्मीय हो वह भस्मीय लवण, जो सामान्य हो उसे सामान्य लवण। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि अम्लीय लवण जब एक प्रबल अम्ल को अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल हम इसको बोले थे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है। और दुर्बल भस्म मतलब कमजोर भस्म से आपको अभिक्रिया कराइएगा तो थोड़ा सा अम्ल के तो गुण रह ही जाएगा, तो वही होता है। यह जो MgOH को होल ट्वाइस, यहाँ Mg हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस पढ़ सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दुर्बल भस्म है। जब ये दोनों को मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, और इसका जो pH मान होगा 7 होगा। ये उदासीन हो जाएगा। हम बोलते हैं अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन यह जो होगा अम्लीयता होगा, यह इसमें अम्ल रहेगा ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अम्ल मिलाया है तो कुछ ना कुछ तो अपना मजबूत वाला कुछ तो रह ही जाएगा आपका। उसी प्रकार भास्मिक लवण, इसमें देखिए दुर्बल भस्म अम्ल मिलाएंगे, मतलब कमजोर अम्ल मिलाएंगे और प्रबल भस्म मिलाएंगे, समझ गए, तभी आपका
होगा। देखिए H2SO4 परवल अम्ल है, जो बैटरी का सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इस सल्फ्यूरस है, ये क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल। पहले यह परिभाषा देख लेते हैं। जब एक दुर्बल अम्ल को अभिक्रिया परवल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह भास्मिक लवण कहता है। देखो जब हम कमजोर अम्ल है, ये क्या है, कमजोर अम्ल, और यह मजबूत यानी क्या कह, परवल मजबूत कह सकते हैं, या परवले लिखिए, परवल भस्म है। यह क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड परवल भस्म है, क्योंकि इसका पीएच मान 14 होता है, समझ गए। तो यह कमजोर है, यह परवल है, तो ये तो अपना कुछ गुण सुनेगा। तो यह जो सोडियम कार्बोनेट बना दिया, CO3 को हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे, आपको कार्बोनेट कहना है, CO3 को आपको कार्बोनेट पढ़ना है, और कार्बोनेट पढ़ना है, और HCO3 को आपको पढ़ना है बाय कार्बोनेट पढ़ना है। इतना बात आप याद रखेंगे। तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल निर्माण करेगा, इसका भी पीएच मान 7 होगा, लेकिन यह भास्मिक होगा। क्या होगा, भास्मिक होगा, यानी भस्म इसमें थोड़ा सा अंश रहेगा, क्योंकि यह मजबूत भस्म इसमें लिए हैं, मजबूत भस्म लिए हैं तो मजबूत निर्माण ही करेगा आगे। और अंतिम देखिए, सामान्य लवण, जनरल लवण 3 प्रकार हम बताए थे। तो सामान्य लवण होता है जब परवल अम्ल की अभिक्रिया, मतलब मजबूत अम्ल की अभिक्रिया जो हम कराएंगे ने, परवल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह समान लवण कहलाता है, यानी दोनों चीज मजबूत रहेगा। जैसे परवल अम्ल की उदाहरण हम दी है HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी का पानी, HNO3, ये देखिए उल्टा लिखा गया है, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यह आप लोग याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल। यह तीनों चारों जो है हम आपको बताए थे, परवल अम्ल का उदाहरण है, परवल भस्म लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KO, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, यह दोनों जो है परवल क्या है, भस्म है। अब ये दोनों का भी क्रिया कराएंगे तो समान लवण बनेगा, जिसका सूत्र होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल निकलेगा। देखिए ना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया कराएंगे, दोनों परवल है, परवल अम्ल है, परवल भस्म है। अब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा, इसका भी पीएच मान कितना होगा, 7। उम्मीद करता हूं कि यह भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे कि लवण की निर्माण कैसे करेंगे, यानी नमक कैसे बनाएंगे। नमक बनाने की 2 विधियां हैं, हम लोग आसानी से नमक बना सकते हैं। जैसे नमक बनाने की हम आपको 2 विधियां बताए हैं, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा भी हुआ है। एक साधारण विधि है, एक प्रयोगशाला विधि है। साधारण विधि से हम लोग नमक कैसे बनाएंगे, यह बात हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तो एक चीज निर्माण लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं साधारण विधि से हम लोग कैसे बनाएंगे, तब हम आपको बताएंगे प्रयोगशाला विधि से कैसे बनाएंगे। साधारण विधि से क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, साधारण विधि से कुछ नहीं करना है। जैसे समुद्र का पानी लीजिए, समुद्र का पानी आप जानते हैं खारा होता है कि नहीं होता है, आराम से जानते हैं आप। समुद्र की पानी क्या होता है, खारा होता है। आप समुद्र का पानी में क्या कीजिए, लेकर एक गड्ढा में घेर दीजिए, और जैसे ही वो भाप बन के सब पानी उड़ जाएगा, वहां जो बचेगा वह सब नमक होगा। यह साधारण विधि हो गया। यह क्या हो गया, साधारण विधि में समुद्र के पानी से आप नमक बना सकते हैं। तो नमक साधारण विधि में साधारण तरीका है। अब हम बताते हैं आपको प्रयोगशाला विधि के द्वारा भी आप नमक बना सकते हैं। समुद्र में आपको जाने की जरूरी नहीं है, समुद्र के पानी लाने की भी जरूरी नहीं है। तो इसका निर्माण में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl यह ले लेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH मतलब यह ले लेंगे क्षार। यह अम्ल है, यह क्षार ले लेंगे। यह दोनों को साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl, अभी हम आपको तुरंत ही बताए हैं, सामान्य लवण का निर्माण हम लोग कर लेंगे। यह प्रयोगशाला विधि हुआ। यह क्या हुआ, प्रयोगशाला विधि। यह आप प्रयोग में जाकर कर सकते हैं, अपने घर में नहीं कर सकते हैं। साधारण विधि से आप घर में कर सकते हैं। जाइए समुद्र का पानी लाइए,
छत पर रख दीजिए, सब उड़ जाएगा, जो भी बचेगा नीचा में वो खड़ा होता है, मोटा पानी होता है, वह नमक बचेगा आपको। लेकिन यह प्रयोगशाला विधि आप प्रयोगशाला में जाकर कर सकते हैं, अपने घर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर में कहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाइएगा, हाथ में पड़ जाएगा तो हाथ जल जाएगा, समझ गए। इसलिए उसको आपको नहीं लाना है, नहीं प्रयोग करना है। क्या इसको अब देखिए कैसे किया जाता है, यह समझ लीजिए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए और यह देखिए यह भी स्ट्रॉन्ग लीजिएगा, दोनों परवल अम्ल और परवल भस्म लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही अभी क्रिया कराइएगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। हो गया यही प्रयोगशाला विधि। कितना आसान है, कितना आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज और हम यहाँ पर लिखे हैं, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है। जो साधारण नमक होता है उसमें अशुद्धि के रूप में 4 तत्व होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा, नीचे लिख भी दिए हैं। इसको कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 को पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट देखिए नीचे लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए जो बच्चा नहीं पढ़ने आता है उसको हिंदी में लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे सोडियम सल्फेट, देखिए लिखा हुआ है, सबको हम तीर का निशान भी लगा दिए हैं। जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं 1-2 बार पढ़िए। CO3 को हम कार्बोनेट बोले थे, SO4 को सल्फेट बोले थे, Cl अगर किसी के साथ मिलल रहे तो क्लोराइड कहेंगे, और SO4 को सल्फेट बोले थे। दिखे नहीं, हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। यह सब अशुद्धि के रूप में नमक में पाया जाता है। कहेगा नमक में कौन कौन सी अशुद्धि रहता है, तो आप आंख बंद के कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। बस हो गया, इतना बात आप बता सकते हैं और आपका सारा चीज सही होगा। और आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे करते हैं। अभी हम लोग नमक का निर्माण कर रहे थे, अब उसमें आयोडीन कैसे हम डालेंगे, आयोडीन युक्त नमक कैसे डालेंगे, वह पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आयोडीन युक्त नमक बनाएंगे। ऐसे भी आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपको घेंघा रोग हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर भी सलाह देता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाइए। देखिए आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाएंगे, नमक तो बनाना सीख गए, अब हम आयोडीन युक्त नमक बनाएंगे। जब साधारण नमक के साथ पोटासियम आयोडाइड, मतलब पोटासियम का संकेत ए होता है, एक ए होता है, आयोडाइड का संकेत आई होता है, यानी Ki, पोटासियम आयोडाइड का, या पोटासियम ट्राइऑक्साइड यानी KiO3, ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राइऑक्साइड मतलब पोटासियम ट्राइऑक्साइड को मिला देते हैं तो वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। देखिए आयोडीन, साधारण नमक आप लीजिए, साधारण नमक हम आपको बता दिए थे। देखिए यहाँ पर यह साधारण नमक है, यहाँ इससे पहले बताए थे साधारण लवण या साधारण नमक। स्ट्रोंग अम्ल और स्ट्रोंग भस्म को मिलाने से साधारण नमक बन जाएगा। जब यह नमक बन जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, उसमें आयोडीन अगर मिलाना चाह रहे हैं तो उसमें पोटासियम आयोडाइड या पोटासियम ट्राइऑक्साइड को मिला देंगे तो आपको आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। देखिए साधारण नमक लीजिए प्लस पोटासियम आयोडाइड मिलाइए तो आयोडीन युक्त नमक बन गया, आयोडीन युक्त नमक आपका बन जाएगा। समझ गए? इतना बात यदि समझ गए तो बहुत सुंदर है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए आपके सामने में लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, यह है जिसको हम कास्टिंग सोडा का निर्माण, ओब्लिक कास्टिंग सोडा का निर्माण किस प्रकार होता है। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, गांव देहात में कहा जाता है उसको कास्टिंग सोडा। अब उसका क्या कार्य है वह भी पढ़ेंगे और इसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे यह भी जानेंगे। NaOH यह स्ट्रोंग क्षार होता है, कास्टिंग सोडा क्या होता है, स्ट्रोंग क्षार होता है, यानी मजबूत यानी परवल क्षार होता है। अभी हम नमक बनाने के लिए प्रयोग किए थे, साधारण नमक बनाने के लिए कि परवल अम्ल लिए थे और परवल भस्म NaOH लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, जिसको हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं। इसको हम आप बनाएंगे। देखिए कितना आसान से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सुंदर से, लाजवाब से। क्या है लाजवाब में पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड
क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl है। यह साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है प्लस जल है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित। देखिए विद्युत धारा जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड नमक के जलीय विलयन में नमक में थोड़ा सा जल मिला देंगे, और यह देखिए नमक में जल मिलाए हैं ना, प्लस का मतलब जल मिलाए हैं, इस बगैर वो अभिकारक होता है, इन उत्पादों का होता है। तो अब जैसे ही नमक में जल मिलाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस पर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, लेकिन उसमें विद्युत धारा में एक सिरा पर कैथोड रहेगा, एक सिरा पर एनोड रहेगा, एक सिरा पर एनोड रहेगा, एक सिरा पर कैथोड रहेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। जैसे ही प्रवाहित कीजिएगा तो यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो हमको तो बन गया ही सोडा, नहीं बन गया, कास्टिंग सोडा इसी को कहते हैं। तो या तो मुझे बन गया, तो इसी को तो बनाना था। तो कैसे बनाएंगे, आप साधारण विधि लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, देखिए सोडियम क्लोराइड में अगर जल मिला दिए, उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसमें दो सिरा रखेंगे, एक एनोड एक कैथोड। तो क्या होगा, वह दोनों सिरा पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस जमा हो जाएगा। एनोड पर जो एनोड रहेगा, देखो एनोड पर क्लोरीन गैस रहेगा, Cl हो जाएगा, और कैथोड पर जो है ना, कैथोड पर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या जमा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपका जमा हो जाएगा। समझ रहे हैं, जब यह ऐसे प्रक्रिया करेंगे, इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं इस अभिक्रिया को। इस विधि को क्लोर अल्कली विधि भी कहते हैं। यह जो विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। देखिए नीचे लिखा भी हुआ, इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन, एनोड पर हम बोलते थे एनोड पर Cl क्लोरीन जमा हो जाता है, तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाता है। अब हम इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो हम बना लिए कास्टिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार बना लिए नमक से। समझ गए, नमक लेंगे, साधारण नमक लेंगे NaCl, और उसको जलीय विलयन बना लेंगे। बनाने के बाद आप विद्युत धारा इस पर प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें दो सिरा रहेगा, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पर आपका क्लोरीन गैस जमा हो जाएगा, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिंग सोडा या दोनों चीज रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाएगा। बस आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसको आप क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको पूछेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने के बाद जो आपका बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। आगे आइए, अब इसका हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम इसको उपयोग भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपयोग इसका उपयोग भी हम बहुत सुंदर से देखेंगे। पहले यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है, पसीजने लगता है। देखिएगा बरसात के दिनों में साधारण नमक जो है ना चिपचिपा हो जाता है, लगता है कि उसमें पानी कोई डाल दिया। इसका पसीजने का मुख्य कारण है साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। हम बताए थे अशुद्धि के रूप में 5 चीज आपको पाया जाता है, 4 चीज। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट यह पाया जाता है। तो उसी लिए हम एक तत्व को ही नाम लिख दिए हैं। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है जो परसवेदी का कार्य करता है। परसवेदी क्या होता है, जैसे वायुमंडल में जो नमी होता है, बरसात के दिनों में तो आपका दीवार देखिएगा चिपचिपा हो जाता होगा, जो पलस्तर नहीं किया हुआ रहता है, तो वह नमी को वह अवशोषित करने का काम करता है। उसी को हम परसवेदी कहते हैं। परसवेदी में जो कि परसवेदी का रूप में कार्य करता है। परसवेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषण कर लेना। देखिए हो गया,
वही चीज, जो चीज हम बताए हैं वही चीज आपके सामने में लिखा हुआ है। आप बात समझ रहे हैं। बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है, तो आप एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, या प्रश्नवेदी छोड़ दीजिए, आपको भारी लग रहा है तो छोड़ दीजिए। आप लिखिएगा जो कि वायुमंडल में से मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, वायुमंडल में जो आपका नमी है उसको अवशोषित करने का काम करता है, जिससे वह साधारण नमक पसीजते रहता है। समझ गए। अब जो चीज हम बनाए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह चीज जो बनाए हैं उसका क्या क्या उपयोग है वह लिखना है। NaOH, इसका क्या क्या उपयोग है। इसको हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और यह खाना बनाने के यूज में लाया जाता है। हम आपको कुछ ही देर पहले इसको हम अभी तुरंत हम बनाने के लिए बताए थे, इसका उपयोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उपयोग में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका उपयोग हम लोग जानेंगे। इसका उपयोग क्या है, देखिए धातुओं पर ग्रीस को हटाने पर, देखिए यह तो क्षार है, हम आपको बताए थे साबुन भी इसी से बनता है, सरफ भी इसी में। क्षार को जब आप ग्रीस देखे हैं ना, आपके हाथ में जब कोई मिस्त्री को कुछ लग जाता है, देखिएगा साबुन या सरफ से साफ करता है, उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर साफ कीजिएगा तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। ग्रीस को हटाने में प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। दूसरा है साबुन, अपमार्जक मतलब सरफ, और कागज के निर्माण में, यह सब कुछ के निर्माण में इसका जरूरी पड़ता है। तीसरा होता है कृत्रिम वस्त्र, जो वस्त्र बनता है उसका रेशा, कृत्रिम फाइबर आदि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइड को शुद्धिकरण करने में, बॉक्साइड का किस शुद्धि करके क्या बनाया जाता है, अल्युमिनियम बनाया जाता है। यह बात भी याद रखेंगे, आगे ऐसे हम पढ़ाएंगे। साधारण नमक में उपयोग को लिखे। अब हम लोग साधारण नमक भी बना चुके थे, उसका भी उपयोग पढ़ लेंगे। देखिए साधारण नमक का उपयोग कितना आसान है, आप यह समझिए। साधारण नमक का उपयोग आप जानते हैं निम्नलिखित है। देखिए साधारण नमक के उपयोग को लिखें, क्वेश्चन है, इसके निम्नलिखित उपयोग है, समझ लीजिए। इसको साधारण नमक को उपयोग हम लिख लेते हैं बहुत आसान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने में, समझ गए। यह साधारण नमक का उपयोग कहां कहां किया जाता है। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, एक बुक देखे दीजिए, बस ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। बिजली कट गया है, ये 1 सेकेंड। नमस्ते दोस्त, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए। सॉरी बच्चों, ठीक है, यह तो आपको लिखा हुआ है, ठीक है, यह भी ठीक है, आपका यह सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। साधारण नमक का उपयोग आप जानते हैं। पहला तो आप यह भी लिख सकते हैं भोजन बनाने में, देखिए आपको यहां लिखा हुआ, पहला क्या लिख सकते हैं, आपको भोजन बनाने में। भोजन आप बनाते हैं कि नहीं है, भोजन बनाने एवं भोजन पचाने में दोनों में यूज कर सकते हैं साधारण नमक का उपयोग। और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, अभी हम बताए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड साधारण में कैसे बनाए, NaCl से ही बनाए थे। और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण भी बनता है इसी से। अचार मुरब्बा बनाने में, समझ गए, यह सब में उपयोग किया जाता है साधारण नमक का उपयोग। आपको पूछेगा तो आप बोल सकते हैं भोजन बनाने में, भोजन पचाने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में, ऐसे ही 3-4 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर याद आपको याद नहीं रहेगा कि स्ट्रॉन्ग क्षार भी निर्माण होता है, यानी कास्टिंग सोडा भी निर्माण होता है, तो आप इतना लिख सकते हैं। आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस के उपयोग के लिखे। हाइड्रोजन गैस भी हम बनाए थे, देखिए अभी तुरंत बनाए थे। देखिए इससे क्लोर क्षार अभिक्रिया से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए थे, क्लोरीन बताए थे, और हाइड्रोजन गैस बनाए थे। इसका भी उपयोग देख लेते हैं। तो इसका उपयोग देखिए रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग, किसका उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया का सूत्र कोई बता सकते हैं बच्चा, HNO3 होता है। क्या तो HNO3, सॉरी बच्चों, HNO3, हम ये तो हो नाइट्रिक एसिड को हो गया, सॉरी बच्चों, इसके लिए माफी चाहता हूं। अमोनिया का सूत्र कोई आप कमेंट में कर सकते हैं तो कर दीजिए। अमोनिया का सूत्र आपका, 1 सेकेंड रुक जाइए आप लोग, अमोनिया का सूत्र आपका देख लेते हैं बॉक्स।
हाँ NH3 होता है, NH3 होता है, याद रखेंगे NH3 होता है अमोनिया। प्यारे बच्चों भूल गए, देखिए मनुष्य का प्रकृति ही है भूलना, इसीलिए यह सब देखिए NH3 बनाने में किसका, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप पढ़िए, यहां लिखा हुआ है HCl के निर्माण में, मतलब स्ट्रोंग अम्ल भी बनाया जा सकता है इससे, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, यानी वनस्पति घी बनाने में भी आपको प्रयोग किया जाता है। तब एक चीज और उससे उत्पन्न हुआ था, क्लोरीन गैस, तो उसका भी हम लोग उपयोग कर लेते हैं। क्लोरीन गैस के उपयोग जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के, देखिए वाटर पार्क जाइए चाहे कहीं भी जाइए, वहां क्लोरीन गैस दिया रहता है, जिससे कि जल में जो भी कीटाणु उटाणु रहता है वह सब मार के एकदम पूरा स्वच्छ हो जाता है। आप देखिएगा कि आपके गांव में कुआं अगर होगा, तो अब तो कुआं नहीं है, पहले कुआं पर से लोग पानी पीता था, तो उसमें समय समय पर आकर क्लोरीन गैस दिया जाता था, क्लोरीन गैस का उसमें छिड़काव किया जाता था, ताकि उसका रोग जो भी कीटाणु उटाणु है मर के एकदम पूरा साफ पानी रहे, समझ गए। विरंचक चूर्ण बनाने में निर्माण किया जाता है। विरंचक चूर्ण आप देखिएगा हॉस्पिटल के चारों बगल कोई बढ़िया बढ़िया संस्थान है, वहां छिड़का जाता है, ताकि वहां जो भी रोग जनक कीटाणु है सब मर जाए, भाग जाए। कपड़े और कागज के विरंचित करने में, कपड़े और कागज को विरंचित मतलब होता है कपड़ा और कागज को जो कलर बदलना है, तो कलर को उड़ाने में भी यह क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, समझ गए। अब ब्लीचिंग पाउडर ऑब्लिक विरंजक चूर्ण क्या है यह पढ़ेंगे, इसको भी हम कैसे बनाएंगे यह भी हम जानेंगे। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं यह देखिए, और पहले ऐसे भी समझ लीजिए ब्लीचिंग पाउडर हम कैसे बनाएंगे वह समझ लीजिए। पूछ लेगा कोई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, तो बस थोड़ा सा ही आपको जानना है। देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CaOCl है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं CaO, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के होल ट्वाइस, ऑक्सीक्लोराइड के क्या हो जाएगा आपका होल ट्वाइस, ऐसे हो जाएगा ऑक्सीक्लोराइड इनटू ऑक्सीक्लोराइड, एक Cl है या Cl है, 2 Cl है तो गुना होकर Cl2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको इसको झक मारिए, इसी को आप पढ़ लीजिए, कैल्शियम ऑक्सी, देखिए ओ को ऑक्सी पढ़ेंगे, इसको क्लोराइड पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कहेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, तो इसको जब मिला देते हैं तो ऑक्सी पढ़े जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। तो इसको हम लोग बनाने सीखेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से यौगिक है, यह किसका किसका यौगिक है, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन का यह यौगिक बना हुआ है, कौन, ब्लीचिंग पाउडर, तो वही तो लिखा हुआ, देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक है, यह कौन चीज, यह CaOCl2, यह तीनों के यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, यह चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है, इतना बात याद रखें। इसका निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण विधि, जब बुझे हुए चूने पर, देखिए बुझे हुए चूने पर, अब बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना कैसे बनाएंगे, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड को में अगर जल देंगे ना, बाजार से लाते हैं ना सूखा हुआ चूना, वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जैसे ही जल प्रवाहित करेंगे यह बन जाएगा CaOH को होल ट्वाइस, समझ गए, होल ट्वाइस आराम से बन जाएगा। देखिए अब बना कि नहीं बना, अब इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को आप लोग घर में दीवार में पेंट करते हैं, समझ गए। यह आप खरीद के लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर जल डालते हैं, पूरा खदकने लगता है, तो आपका वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब बुझा हुआ चूना से हम लोग क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, यानी रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बनाएंगे। देखिए बुझा हुआ चूना यहाँ ले लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस प्लस इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, देखिए है ना कितना डिग्री
यानी बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। जैसे ही बुझा हुआ चूना पर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर 40 डिग्री तापमान, यहाँ 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाएगा, या इसी को कहते हैं विरंजक चूर्ण बन जाएगा। समझ गए? विरंजक चूर्ण बन जाएगा या ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और जल बनेगा। समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम इसका उपयोग भी पढ़ेंगे। किसका उपयोग? ब्लीचिंग पाउडर का क्या उपयोग है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या उपयोग है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर से हम इसका देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए, इसका उपयोग जो होता है कपड़े को विरंजक करने में, समझ गए, जल को शुद्ध करने में एकदम कर सकते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ऑक्सीजन के निर्माण भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरीन के निर्माण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका गुण कैसा होता है वह भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। यह हल्का पीला होता है जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। इसका भी गंध कैसा होता है? क्लोरीन जैसा। यह नमी और CO2 से टूटता है, यह नमी और CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से टूट जाता है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। इसको वायु में खुला छोड़ देने से क्या होता है? क्लोरीन गैस बाहर हो जाता है। जिस प्रकार से हम बताए हैं ने, नमक, आयोडीन युक्त नमक भी आप वहां से लाते हैं बाजार से, आयोडीन युक्त नमक जो आप लाते हैं बाजार से, यदि इसको भी खुले में छोड़ दीजिएगा तो सब आयोडीन आपका बाहर चल जाएगा। इसीलिए जब भी नमक का उपयोग करने के बाद उसको बंद कर दे, नहीं तो वह उसका जो भी आयोडीन है बाहर चल जाएगा। फिर वो खाइएगा तो बिना आयोडीन का नमक खाइएगा, समझ गए, उससे हानि हो सकता है। और हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। जैसे कि टाटा का नमक हो गया, या साधारण नमक 10 रुपया में देता है तो उसका नमक 20 रुपया में देता है, क्योंकि उसमें आयोडीन रहता है, तो वही हमेशा खाना चाहिए। देखिए, उसके बाद इसका गुण क्या है? यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। इतना बात आप याद रखेंगे। अब ये आइए, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है, अब यह भी देख लीजिए थोड़ा सा, यह भी देख लीजिए। यह था, देखिए, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण था। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या है या खाने वाला सोडा क्या है, यह भी आप देखिए। इसका भी पहले रासायनिक नाम देख लीजिए। इसका रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम का संकेत N होता है और बाइकार्बोनेट का संकेत क्या होता है? HCO3। यह हम आपको पहले बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए, सोडियम Na होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 होता है। यही रासायनिक नाम है खाने वाला सोडा के, यानी बेकिंग सोडा के, सोडियम बाइकार्बोनेट, वही लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन वही चीज है, हाइड्रोजन कार्बन। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है, इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, इसको हम बनाने की विधि हम सुनेंगे। खाने वाला सोडा कैसे बनाएंगे यह देखिए। देखिए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। देखिए, यह अमोनिया गैस देख रहे हैं, यह CnH3। अभी तुरंत हम भूल गए थे तो अमोनिया का सूत्र तो अभी हम खोजने गए थे जबकि हमारा टाइप हुआ था। तो यही बात होता है बच्चे लोग, आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप भी भूल जाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो आप भी भूल जाइए। देखिए, साधारण नमक में, और यह क्या है? अमोनिया है। इस पर क्या, देखिए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये है, अमोनिया गैस इस पर संतृप्त होता है। तो इसके विलयन पर, ये दोनों को विलयन पर, घोल पर
कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, CO2 जब प्रवाहित किया जाता है तब अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। और यह देखिए यही तो हमको खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को तो हम खाने वाला सोडा कहते हैं। देखिए है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसी को हम लोग कहते हैं। तो यह हमको जरूरी था, लेकिन अभिक्रिया तो कराएंगे इतना चीज से। देखिए सोडियम क्लोराइड को अमोनिया गैस से संतृप्त घोल में पानी देंगे तब नहीं दोनों घुलेगा। आप घोल में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको हम लोग गांव देहात में बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के कहते हैं। तो इसका हम लोग गुण भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का गुण क्या है? यह जल में कम घुलनशील होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? जल में कम घुलनशील होता है। यह क्षारीय होता है। यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। यह भी याद रखेंगे। यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भोजन को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग लोग करते हैं आप लोग। अब इसका उपयोग क्या होता है यह भी समझ लीजिए। इसका उपयोग केक बनाने में, डबल रोटी बनाने में, पुआ पकवान बनाने में। देखिएगा यह बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जैसे ही डालिएगा तो फूल का बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ गए। केक भी होता है, डबल रोटी भी होता है, यह सब पुआ पकवान में भी डालिएगा तो वह फूल जाएगा। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, या इसको कहिएगा आप खाने वाला सोडा, या कहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बाजार में आसानी से मिल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। शरीर में अगर अम्लता ज्यादा हो गया है तो उसको दूर करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी, जो आग बुझाने वाला यंत्र में भी इसका प्रयोग होता है। NaHCO3 का यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का आप यूज कर सकते हैं, यानी होता ही है। अब धोने वाला सोडा क्या है? अब खाने वाला सोडा पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं लगले हाथ धोने वाला सोडा। अब ज्यादा नहीं है, आपका चैप्टर लास्ट ही है। ऐसा नहीं समझिए कि सर बोल के गए थे कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं बहुत लंबा लंबा, लेकिन हम आपको वादा किए हैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा। अब 40 मिनट ही हुआ है, क्या दिक्कत है? 5-10 मिनट और लगेगा। देखिए यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम लोग पढ़ेंगे बस हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं। इसका बस उस सब सामान्य प्रश्न उत्तर है, वह तो वही सब प्रश्न उत्तर है, बस एक ही लास्ट बचा हुआ है। पहले हम धोने वाला सोडा के बारे में पढ़ ले, उसके बाद POP के बारे में पढ़ेंगे, बस चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए धोने वाला सोडा क्या है? जो कपड़ा धोते हैं उसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। हम इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका 10 को कहते हैं, इसलिए वो डेका लिखा गया है। 10 नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में 10 को डेका पढ़ते हैं, समझ गए? 10 को। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए सोडियम कार्बोनेट NaCO3, CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं, 10 को डेका कहते हैं, हाइड्रेट जल को हम हाइड्रेट कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक नाम तो हम 3 बार पढ़ चुके हैं। जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इसका जल के 9 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे उत्फूलन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सज्जी के नाम से कहते हैं, जाने जाते हैं। देहात में इसे क्या कहते हैं? सज्जी के। उत्फूलन की क्रिया क्या है यहां से बता दीजिएगा। जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम बाहर में खुले में छोड़ देंगे तो उसे ही उत्फूलन की क्रिया हम लोग कहेंगे, जिससे वह 9 अणु जल के बाहर निकल जाता है, एक ही अणु बचता है। इसमें जो है एक ही अणु बचता है, यानी क्या बचेगा बाहर में छोड़ दीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेट, एक को तो बोला नहीं जाएगा,
वन हाइड्रेट, समझ गए। वन को मोनोहाइड्रेट कह देंगे, वन को क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रेट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में वन को मोनो कहते हैं। बस इतना बात आप याद रखिएगा। आगे आइए, इसका गुण, गुण क्या होता है, यह सफेद पारदर्शी होता है, सफेद होता है और ये आर पार इसको देखा जा सकता है, यह क्षारीय भी होता है। इस सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं, इसे सोडा क्षार या सोडा राख भी कहते हैं। इतना बात आप याद रखें। जब धोवन सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे निर्जलीकरण सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे निर्जली सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इतना बात याद रखें। इसका उपयोग क्या होता है, धोने वाला सोडा को जल को कठोरता को दूर करने में, पोटासियम को शुद्ध करने में, घरों को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए। और आइए इसका बात, आप इसका गुण भी समझ लीजिए, इसका उपयोग भी समझ लीजिए, सब कुछ आपका हो गया। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब हो गया। अब हम अंतिम टॉपिक पर आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बनता है। बस इसको आसान है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब जल, समझ गए। देखिए इसका सूत्र भी वैसे है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सी क्या है, कैल्शियम है, सल्फेट SO4 को कहते हैं, हाफ को अर्ध कहते हैं, जल को हाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का संक्षेप में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑफ का O, प्लास्टर का P, पेरिस का P, यानी POP भी कहा जाता है। बहुत आदमी घर में भी लगाता है, कहता है नहीं POP लगा दिए हम, देखिएगा डिजाइन बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका बनाने की विधि देखिए क्या है, बहुत आसान है। जिप्सम के इस्पात के बर्तन में, देखिए जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से जल के 3/4 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्ति होती है। बस जिप्सम के इस्पात, जिप्सम जो होता है ना, उसको इस्पात के बर्तन में रख देना है, समझ गए। रखने के बाद 100 डिग्री तापमान पर इसको गर्म करने से जल के 3/2 भाग अणु जो होता है बाहर आ जाता है, जल के 3/4 भाग अणु बाहर हो जाता है। और बाहर होने के क्रम में यह जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आगे हम कहें क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो इसमें बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनता है। क्या बनता है? मृत तापित प्लास्टर बनता है, जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाता है, जिसमें तुरंत नहीं जमता है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आप तापमान पर गर्म करेंगे जिप्सम को तो वह मृत तापित प्लास्टर बनेगा जो तुरंत नहीं जमेगा, जब तक पानी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सन बना लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के जैसे संपर्क में आएगा वह क्या बना लेगा? जिप्सन बना लेगा, समझ गए। फिर उसको गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो इसका उपयोग देखिए, उपयोग हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये अभी याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है यह देखिए। टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने में डॉक्टर क्या करता है, जब हाथ टूट जाता है तो उसको एक जगह सेट कर देगा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको देकर पानी में मिलाकर लगा देगा, तुरंत एकदम हड्डी जैसा लोहा जैसा मजबूत हो जाएगा। वह हिलने नहीं देगा, बस 30 दिन तक रखेगा, वो जम जाएगा, बस वो आपको हड्डी ठीक हो जाएगा, समझ गए। तो दीवारों को चिकना करने में भी इसको प्रयोग किया जाता है। खिड़की एवं दरारों को छिद्र को बंद करने में, खिलौना बनाने में, प्रयोगशाला में, यह सब कलाकृति बनाने में, यह सब इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अब यह चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह यह आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ के भी सुना देते हैं। क्लोर क्षारक क्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पर, हम बताए हुए हैं। क्लोर क्षारक क्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर, बाकी सब कैथोड पर प्राप्त होता है। विरंजन चूर्ण किन किन तत्वों से मिलकर बनाता है? कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, अभी तुरंत बताया है। क्लोर क्षारक क्रिया में हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर, कैथोड पर होता है। ये सब पढ़ाए हुए हैं, अभी तुरंत पढ़ा है। विरंजन चूर्ण किस प्रकार के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस से निर्माण करता है? तनुवर्म,
तनु अम्ल, विरंजन चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है, बताए हुए हैं। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है? तो होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है, बताए हुए। क्या होता है जब विरंजन चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो क्लोरीन के गैस बाहर निकल जाते हैं, क्लोरीन का गैस बाहर। विरंजक चूर्ण को रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम आपको पूछा जाता है, मोस्ट VVI है, सब आपको याद करना होगा, यह हम बताए हुए। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर भी नाम है। क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित हो जाता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब अंतिम में देख लीजिए, देखिए अग्निशामक यंत्र में कौन सा यौगिक होता है? तो यह होता है HNO3, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है, समझ गए। यह अग्निशामक के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। तुतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5 हाइड्रेट, यानी नीला थोथा भी कहते हैं। तुतिया का क्या कहते हैं? नीला थोथा। हरा थोथा का फॉर्मूला देखिए, श्वेत कसीदा का फॉर्मूला देखिए, यह सब लिख दिए हैं। हो सकता है तो आप लोग याद कर लेंगे, नहीं भी याद करेंगे तो इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छा से। इसका कह देगा हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, आराम से आप बता सकते हैं, समझ गए। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपको समाप्त होता है और यह वीडियो भी समाप्त करता है। अगला वीडियो हम अगला तीसरा चैप्टर के साथ आएंगे, धातु और धातु के लेकर। जय हिंद।